नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण के व्याख्यान श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित अध्याय भोजस्य औदार्यम। हम इसके 3 प्रसंग पढ़ चुके हैं, जिसमें महाराज भोज की उदारता, उनकी दानशीलता और काव्य और साहित्य के प्रति उनका अनुराग दिखलाया गया है। आइए अब अंतिम अंश पढ़ते हैं, जिसमें महाराज भोज अपने राजसभा में उपस्थित कवि कालिदास से अनुरोध करते हैं कि हे मित्र, हे श्रेष्ठ कवि, तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो, जैसे कि अभी सीता जो कवित्री थी उनके राज दरबार में, उसने किया है। तो ये प्रसंग देखते हैं। आइए पहले संस्कृत पाठ को देखते हैं। राजा लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा महाराज भोज लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह सखे सुकवे त्वमपि प्रभातम वर्णे व्यावर्णे इति। कालिदासः अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राश्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणात् क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम परा न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणाः। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीता के बाद महाराज भोज कालिदास से अनुरोध करते हैं। उससे पूर्व का ये प्रसंग है कि राजा लक्ष्यम दत्वा, सीता को राजा ने लाख रुपया दे करके कालिदास से प्राह कहा। क्या कहा? सखे, मित्र, सुकवि, श्रेष्ठ कवि, त्वम अपि माने भी, त्वम माने तुम भी प्रभातम, प्रभात का, व्यावरणे, प्रभात का वर्णन करो। व्यावरणे वी आंग वर्णे, तो अच्छी प्रकार से तुम भी प्रभात का, इस प्रातः काल का वर्णन करो इति, ऐसा उसने कहा। अब कालिदास, जो कालिदास उनके दरबारी कवि हैं, वो प्रभात काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राश्य कनकम। अभूत प्राची, प्राची कहते हैं पूर्वी दिशा को, अभूत हो गई, पिंगा पिंगल वर्ण की, हल्की पीले रंग की, रसपतिरिव प्राश्य कनकम। प्राश्य आपके कोर्स की जो पुस्तक है उसमें प्राप्य भी लिखा हुआ है, लेकिन जो मूल पाठ है वो प्राश्य है। आश्य का मतलब होता है खाना या उसे अंदर अपने ग्रहण कर लेना। कनकम का मतलब स्वर्ण। प्रातःकाल जब सूरज निकलता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो सुनहले रंग की होती हैं। तो सुनहले रंग की किरणों को पा करके पूर्वी दिशा, पीले और सुनहले रंग की किरणों को पा करके पूर्वी दिशा कैसी हो गई? अभूतपूर्व रूप हो गया उसका। ऐसी हो गई वो जैसे रसपति रिव, जैसे पूर्वी दिशा में रसपति फैल गया। और रसपति का अभिप्राय है पारा, चमकीला पारा देखा होगा प्रिय छात्रों आपने। तो जिस प्रकार से पारा जो है वो चमकीला होता है, तो ठीक उसी प्रकार से सारी की सारी पूर्वी दिशा प्रातःकाल कैसी हो गई है? सोने के रंग का पा करके, और वो पीला रंग और सुनहला रंग मिल करके प्रातःकालीन जो पूर्वी दिशा है वो जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ओर से छोर तक कोई पारा लहरा रहा हो, चमकदार पारा, चमकीला पारा लहरा रहा हो। तो ये पूर्वी दिशा का चित्रण किया उन्होंने। अभूतपूर्व ढंग से वो दिखलाई पड़ने लगी, इतनी सुंदर दिखलाई पड़ने लगी। दूसरा, प्रातःकाल में ही आगे क्या कहते हैं
कि गतश्छायस चंद्रो, अब प्रातः काल हो रही तो चंद्रमा जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे आकाश से विलुप्त हो रहा है। तो उसका जो विलोपन है, वो जो धीरे धीरे हट रहा है आकाश से, उसकी तुलना की है कवि ने कि गतश्छायस चंद्रो, गतश्छाया, छाया जिसकी गत चली गई, चमक, छाया क्या है यहाँ पर, चमक, जिसकी चमक चली गई है वो चंद्रमा कैसा दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से चंद्रमा की चमक चली गई है जैसे ग्राम्य सदस्य, ग्रामीणों के बीच में, ग्रामीण जन के बीच में बुध जन, जैसे ग्रामीण लोगों के बीच में बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रतिभा, बुद्धि, चमक नहीं रह जाती, ठीक उसी प्रकार से आकाश से प्रातःकाल होने के कारण चंद्रमा की चमक, उसकी कांति जा रही है। चंद्रमा की चमक या चंद्रमा की कांति उसी प्रकार से लुप्त हो गई जिस प्रकार से ग्राम्य सदस्य, ग्रामीण जन के बीच, जो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है उनके बीच बुध जन की चमक समाप्त हो जाती है, बुद्धिमान व्यक्ति का महत्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आकाश में प्रातःकाल होने के कारण चंद्रमा की चमक भी समाप्त हो रही है। तो यहाँ इस संस्कृत के श्लोक में ये मानकर चला गया है कि यहाँ ग्राम्य सदस्य उन लोगों की ओर इशारा है जो बुद्धिमान नहीं हैं, जिनको साहित्य, संगीत आदि की कोई पहचान नहीं है और जो ज्ञान की बातों को महत्व नहीं देते हैं। उन लोगों के बीच में जैसे ज्ञानी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बुद्धजन, ज्ञानी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, वो कांतिहीन हो जाता है, वहाँ महत्वहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आकाश में प्रातःकाल होने के कारण चंद्रमा की भी चमक समाप्त हो रही है, उसकी भी रोशनी समाप्त हो रही है। आगे देखें, क्षणात क्षीणास तारा, क्षणात माने क्षण भर में ही, क्षीणा क्षीण हो रहे, समाप्त हो रहे हैं, तारा तारे, तारे भी क्षण क्षण क्षीण होते चले जा रहे हैं। तारों की जो चमक है, आभा है, रोशनी है, वो क्षण क्षण क्षीण होती जा रही, समाप्त होती जा रही है। लेकिन इतना कह देने से इस श्लोक का सौंदर्य उभर कर सामने नहीं आता। तुलना दी है कवि ने, क्या, इव, ठीक उसी प्रकार से इन तारों की चमक क्षण दर क्षण, पल दर पल, क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, जैसे अनुद्यम परा, अनुद्यम ये है इवानु, इव और फिर अनु, ये है, जिस प्रकार से इव, ये आप देखें, इव अनुद्यमी, इव के बाद फिर अनुद्यम आ है, तो ये आ और ये आ दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन गए और शब्द बन गया इवानु। जैसे अनुद्यमी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, अंग्रेजी में जिसे कहते इनएक्टिव, लेजी, जैसे लेजी नृपतया, जैसे कोई आलसी राजा, साहसहीन राजा, अकर्मण्य राजा, क्षणात क्षीणा, दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है, वो राजा नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आकाश के तारे जो रात में चमकदार थे, क्षण क्षण क्षीण होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी कांति समाप्त होती जा रही, चमक समाप्त होती जा रही है। तो यहाँ तारों की तुलना किससे की गई? ऐसे आलसी अकर्मण्य राजा से जो क्रियाशील नहीं है, और जो क्रियाशील नहीं होगा वो राजा अपना ना तो राज्य बचा पाता है न स्वयं को बचा पाता है। तो तारों की कांतिहीनता का, तारों का लगातार समाप्त होते जाने की तुलना अनुद्यमी या
आलसी या अकर्मण्य राजा से की गई है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। और अगली पंक्ति में भी, आखिरी पंक्ति में भी उपमा अलंकार है, वो आप देख सकते हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणाः। न दीपा राजन्ते, और दीपक प्रातःकाल उसी प्रकार से न राजन्ते, नहीं सुशोभित हो रहे हैं। वे दीपक जो रात्रि में अपनी प्रकाश की शोभा फैला रहे थे और बहुत प्रिय लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, वही दीपक प्रातःकाल होने पर न राजन्ते, राजन्ते मतलब सुंदर नहीं लग रहे हैं, सुशोभित नहीं हो रहे हैं। किस प्रकार से? इव, फिर आया है ये शब्द इव। इव का मतलब उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे गुणाः, गुणी व्यक्ति, द्रविण रहिता नाम, जैसे द्रविण रहिता नाम, धनहीन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, द्रविण कहते हैं धन को, जिसके पास धन न हो लेकिन गुण बहुत हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन जैसे उसका समाज में कोई महत्व तो नहीं रह जाता। जैसे धनहीन व्यक्ति का, धनहीन गुणी होते हुए व्यक्ति, गुणी होते हुए भी धनहीन व्यक्ति न राजन्ते, सुशोभित नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार से प्रातःकाल दीपक अब सुशोभित नहीं हो रहे हैं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं पूरा श्लोक को। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राश्य कनकम। जैसे रसपति अर्थात पारा कनक को पाले, जैसे पारा में सोना घोल दिया जाए, प्राश्य उसको प्राप्त कर ले, उसका जो रंग और चमक होती है, उसी प्रकार से प्राची दिशा, पूर्वी दिशा पिंगा अभूत, सुनहले रंग की, पीले रंग की हो गई है। जैसे पारा सुनहले रंग को प्राप्त कर ले और उसकी जो चमक हो जाती है, ठीक उसी चमकदार पारे की तरह प्रातःकालीन पूर्वी दिशा हो गई है। और गतच्छायस चंद्रो, और चंद्रमा उसी प्रकार से छायाहीन हो गया है, कांतिहीन हो गया है। गतच्छाया जिसकी छाया, जिसकी कांति, गत माने चली गई है, कांतिहीन हो गया है चंद्रमा। जैसे इव, जैसे बुध जन, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति ग्राम्य सदस्य, ग्रामीण जन के लोगों के बीच, मूर्खों के बीच, जो विद्वता को महत्व नहीं देते, उन लोगों के बीच गतच्छाय हो जाता है, अर्थात कांतिहीन हो जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा प्रातःकाल होने के कारण कांतिहीन होता जा रहा है। अगली पंक्ति में कवि ने कहा कि क्षणात क्षीणास तारा, तारे क्षण क्षण उसी प्रकार से कांतिहीन, क्षीण होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। अनुद्यम परा नृपतया इव, जैसे कोई अनुद्यमी, आलसी, कार्यहीन राजा धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और आखिरी पंक्ति में कहा न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणाः। द्रविण रहिता नाम, जैसे धनहीन व्यक्ति, द्रविण मतलब धन, धनहीन व्यक्ति, रहित माने हीन होना, उससे वो न होना, धन का न होना। जैसे धनहीन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, गुणी होते हुए भी न राजन्ते, सम्मान और शोभा नहीं पाता है, सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से दीपाः, जो दीपक हैं, वो प्रातःकाल अब शोभायमान नहीं हो रहे हैं, उनकी शोभा अब नहीं रह गई। राजा लक्षम इति, और इस श्लोक पर भी राजा ने लक्षम, लाख रुपया दिया, और इस तरह से प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपये पा करके कालिदास प्रसन्न हुए। तो ये भोजस्य औदार्यम अध्याय आपने पढ़ा। एक बार आप बड़ी तीव्र गति से चाहें तो मैं इसका हिंदी अनुवाद बिना संस्कृत का वाचन किए कर देता हूँ,
और जिससे आपको फिर से एक बार ये पूरा का पूरा अध्याय समझने का अवसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अध्याय कुछ इस तरह से शुरू होता है। तब कोई या कभी द्वारपाल आगत्य आकर के प्राह बोला, महाराज, कौपीन मात्र धारण किए हुए एक विद्वान द्वार पर स्थित है, राजा प्रवेश कराओ। उसके बाद प्रवेश करके वो कवि महाराज भोज को देख करके, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति थी, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, ऐसा मानते हुए प्रसन्न होकर के हर्ष के आंसू, प्रसन्नता के आंसू बहाने लगा। राजा उसको देख करके बोला, कवि, क्यों रो रहे हो? तब कवि ने कहा, महाराज, मेरे घर की स्थिति परिस्थिति को सुनो। रास्ते में ऊंचे स्वर में अरे लाई ले लो, इस तरह की वाणी को सुन करके मेरी घरवाली कांतिहीन हो करके शिशुओं के, बच्चों के कानों को प्रयत्नपूर्वक ढक लेती है, और मुझे साधनहीन करके जब वो नेत्रों में आंसू ले करके, आंखों में आंसू ले करके देखती है, तो मेरे हृदय में शल्य बाण सा लग जाता है, जिसे तुम ही निकालने में सक्षम हो। राजा ने कहा, शिव शिव कृष्ण कृष्ण, ऐसा कहता हुआ प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपया दे करके बोला, हे श्रेष्ठ कवि, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी गृहिणी खिन्न होगी, दुखी होगी। इसके पश्चात आप देखेंगे कि दूसरा प्रसंग है इसमें, लेकिन हमें उस प्रसंग को नहीं पढ़ना है और हमें फिर अपने पाठ्यक्रम वाले प्रसंग को पढ़ना है। उसके पश्चात श्री भोज भगवान शंकर को नमस्कार करने, प्रणाम करने शिवालय आ पहुँचे। अभ्यागत वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप पा करके बोला, महाराज, आधा तो शिव का, आधा शिवस्य, शिव का आधा तो दानों के बैरी भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया, और आधा उनका शरीर गिरजा अर्थात पार्वती ने प्राप्त कर लिया। महाराज, इस भूतल पर, संसार में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शंकर का अभाव अर्थात लोप हो गया है। इसी कारण गंगा सागर में जा पहुंची, शशिकला चंद्रमा अंबर में, और नागों का राजा शेष नाग पृथ्वी तल में समा गया। जो ज्ञान था और जो ऐश्वर्य था, ईश्वरत्व था, वो आपको प्राप्त हुआ, मेरे से तो केवल भगवान शिव का भिक्षाटन आया, अर्थात भीख मांगना ही शेष रहा। राजा अक्षरम लक्षम दत्तो, राजा ने प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपया उस ब्राह्मण को प्रदान किया। इसके बाद फिर आप देखें, अन्यदा उसके पश्चात अन्य अवसर पर राजा सीता को प्रातःकाल का वर्णन करने के लिए कहते हैं। प्रातःकाल जो है वो सीता को देखकर कहते हैं, प्राह कहते हैं कि देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, क्या कहा? वो ये कहा कि जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन व्यक्ति विरल हैं, दुर्लभ हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बड़े बड़े तारे अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश में विरल विरल दिखाई पड़ रहे हैं। आकाश, पृथ्वी से आकाश तक सर्वत्र स्वच्छता सुंदरता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मुनि का मन बिल्कुल प्रसन्न होता है, स्थिर होता है। जो अंधकार है वो उसी प्रकार से धीरे धीरे सरकता जा रहा है, हटता जा रहा है, जैसे सज्जन व्यक्ति के चित्त से कोई दुर्जन व्यक्ति दूर होता चला जाता है। और रात्रि जो है उसी प्रकार से बड़ी तीव्र गति से
दूर होती जा रही, हटती जा रही, समाप्त होती जा रही। जैसे निरुद्यमी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति से लक्ष्मी बड़ी तेजी से दूर हो जाती है। तो सीता के इस प्रभात वर्णन को सुन करके राजा उसको जो है प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे करके और अपने मित्र से, अपने जो राज दरबारी कवि हैं उससे कहते हैं ततो राज्ञः कालिदासं प्रा। उसके बाद राजा कालिदास से कहते हैं कि हे मित्र, हे सुकवि, हे श्रेष्ठ कवि, प्रभात का वर्णन करो। तो कालिदास करते हैं, कालिदास कहते हैं कि जो ये प्राची दिशा है, पूर्वी दिशा है, ये उसी प्रकार से पीले और सुनहले रंग की हो गई है जैसे रसपति ने अर्थात पारे ने सोने का संयोग प्राप्त कर लिया हो, सोने का साथ प्राप्त कर लिया हो, जैसे पारे में सोना मिला दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से पूर्वी दिशा चमकती हुई दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है, छायाहीन हो गया है, जिस प्रकार से ग्रामीण जन के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति छायाहीन अर्थात महत्वहीन हो जाता है, उसकी विद्वता की कोई कीमत नहीं रहती, उसका मूल्य नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा अब आकाश में प्रातःकाल छायाहीन अर्थात कांतिहीन, चमकहीन हो रहा है। तारे जो है वो क्षण क्षण क्षीण होते जा रहे हैं। तारे उसी प्रकार से क्षण प्रति क्षण चमक से दूर होते जा रहे हैं जैसे अनुद्यमी कोई राजा, जैसे कोई आलसी अकर्मण्य राजा धीरे 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 क्षीण होता जाता है, समाप्त होता जाता है। दीपक अब प्रातःकाल बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे द्रविण रहित व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति